जय हिंद साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का राजस्थान क्लासेस पर बिल्कुल पुनः स्वागत है। दोस्तों, वनपाल वन रक्षक के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत मेहनत लगी है इस पर, ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो दोस्तों वन और वन्यजीव संरक्षण के संदर्भ में आज हम लोग इतना कुछ पढ़ेंगे जो आज तक हमने अपनी क्लासेस पर ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर भी नहीं पढ़ा होगा। दोस्तों, चाहे इसके हम 2 पार्ट पढ़ें या फिर 3 पार्ट पढ़ें, इसमें मैंने वो कलेक्शन किया है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन अगर मुझे नहीं लगता कि बनेगा, है ना। इससे पहले भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन ये जो है ना, ये और भी उससे अलग है। ठीक है, तो रामबाण सामग्री ये रहेगी आपके लिए, इसका नाम ये रहेगा। ऐसा तो नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, है ना। यूट्यूब पर तो नहीं पढ़ा होगा। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं अभी, और आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप क्या कुछ नया सीख पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, जो भी कुछ रहेगा वो आपको नोट करना होगा, अन्यथा आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। जब आप वापस रिवीजन करेंगे तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसीलिए सबसे पहले ही आपको नोट्स बनाने हैं। क्लियर। सबसे पहला पॉइंट आता है, राजस्थान की मारवाड़ रियासत ने वन्यजीव संरक्षण हेतु कानून बनाया। तो सबसे पहले किसने दोस्तों, राजस्थान की मारवाड़ रियासत ने ये। लेकिन शिकार पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किसने लगाया, टोंक रियासत ने लगाया। नोटेड टू बी पॉइंट कि मारवाड़ रियासत ने वन्यजीव संरक्षण हेतु कानून बनाया लेकिन शिकार पर प्रतिबंध लगाया टोंक रियासत ने। क्लियर। संसार में प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे पहले कार्य सम्राट अशोक ने किया। ठीक है, क्योंकि इसके समय वन्य जीवों पर शिकार के लिए प्रतिबंध जो लगाए गए वो शिलालेखों पर उल्लेखित है। ओके, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 48 क या फिर ए एवं मौलिक कर्तव्य 51(5) में वन्य जीवों के संरक्षण को प्राथमिकता दी गई। दोस्तों, क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में, तो 48 क एवं मौलिक कर्तव्य 51(5) में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्राथमिकता दी गई। तो ये चीज भी आपको नोट करनी है। ठीक है, ओके। तो वन्य जीवों में वे सब आ जाते हैं जो जंगल वनों में रहते हैं, या पेड़ पौधे या पशु पक्षी, वो सब कुछ। ठीक है, ओके, ये तो आप सभी जानते हैं। अब आता है आगे कि राज्य में राजस्थान वन्य पशु पक्षी सुरक्षा एक्ट की बात करें तो कब लागू किया गया, 1951 में। दोस्तों, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान वन्य पशु पक्षी सुरक्षा एक्ट जो है ना, ये 1951 में लागू किया, याद रखना, और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए किया गया। ओके, क्लियर है। राजस्थान वन एक्ट दोस्तों कब लागू किया गया, 1953 में राजस्थान वन एक्ट लागू किया गया, और ये रक्षित एवं आरक्षित क्षेत्रों में किया गया। ओके, और रक्षित और आरक्षित क्षेत्रों के बारे में हम इसमें विस्तार नहीं करेंगे, ये हम अलग वन रिपोर्ट में पढ़ चुके हैं। वन रिपोर्ट में हमने इसके बारे में बात कर ली है। राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना दोस्तों कब करी गई, 1955 में करी गई। किसकी बात करें हम लोग, राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड की स्थापना 1955 में करी गई। दोस्तों, इसकी चाहे अपनी MCQs बने या नहीं बने, लेकिन ये जो है ना, आपको अपने हिसाब से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है रिवीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है कि राज्य में 7 नवंबर 1955 को वन्यजीवों के संरक्षण के अधिक औपचारिक नियम बनाए गए, क्योंकि इस समय रणथंभौर, दर्रा, केलादेवी, जयसमंद वन विहार जो कि धौलपुर में है, केवलादेव, सरिस्का इत्यादि अभ्यारण्य जो कि आखेट स्थल थे, इनको वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, यानी कि अभ्यारण्य के रूप में ये बाद में उभर कर आए। ठीक है, तो ये 1955 जो कि हमारे वन्यजीवों के लिए बहुत अच्छा वर्ष था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण एक्ट जो है ना दोस्तों, ये जो 1972 में आया था ना, इसने क्या क्या किया या फिर इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना, 1972 में जो एक्ट आया वन्यजीव संरक्षण एक्ट, इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना। जब ये स्थापना होगी तो कहीं ना कहीं वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा। लुप्त हो रही प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा देना, जो प्रजाति लुप्त हो रही है, विलुप्त हो रही है ना, जो कि कम संख्या में बची हुई है, उसके शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, वन्यजीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत।
क्लियर, ओके, नोट डाउन करिएगा साथ साथ में। और अगला जो आता है वो आता है वन्य जीव संरक्षण से संबंधित जो भी कानून बनाए गए सरकार के द्वारा, वो हम लोग बात करते हैं। वन्य पक्षी एवं जंतु सुरक्षा एक्ट जो है ना दोस्तों, ये 1887 में बनाया गया, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रथम कानून है दोस्तों, जो कि भारत के संदर्भ में है। वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण एक्ट जो कि 1912 में बनाया गया, जो शिकार एवं खरीदने से संबंधित प्रतिबंध था इसमें, ठीक है, जैसे कि मुख्य रूप से हिरण वगैरह है ना, इसमें आते हैं। वन अधिनियम की बात करें 1927 में वन अधिनियम, जो कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया ये, ठीक है। और इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की स्थापना 1952 में करी गई, उद्देश्य था वन्य जीवों की सुरक्षा, ओके। तो ये नोट करके आप इसको रट लीजिएगा, जब तक रटोगे नहीं तब तक याद होगा नहीं, और याद करने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला रटना पड़ेगा, ठीक है। अगला जो आता है वो अपना स्लाइड आती है कि भाई ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। हमें तो बस एक बड़ा सा सागर दे दिया है, उनमें से हमें मुट्ठी भरनी है या फिर चुल्लू भर जो कि पानी भरना है, तो आप समझ सकते हैं कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप देख रहे हैं कि हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और बिल्कुल सक्सेस वाली लिस्ट में आ जाएंगे, बहुत मुश्किल है भाई साहब। हाँ, हो सकता है, हम लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है ना। तो देखिए सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा वन और वन्य जीवों को राज्य सूची से हटाकर किस में शामिल कर दिया गया, ये समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हस्तक्षेप रहेगा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी अधिनियम की बात करें 1951 में ये हुआ, जो कि 23 अप्रैल, ठीक है। हमने अभी क्या पढ़ा, राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी अधिनियम ये कब आया, 1951 में आया, 23 अप्रैल 1951 में। लेकिन हमने यहाँ पर ये पढ़ा कि वन्य जीव एवं जंतु सुरक्षा एक्ट 1887 में, और वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण एक्ट की बात करें तो 1912 में, संरक्षण एक्ट की बात करें तो 1912 में आया। और हम बात करें पक्षी अधिनियम की, वन्य जीव पशु और पक्षी अधिनियम की, तो ये राजस्थान की बात है, तो 1951 में आया ये। भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा एक्ट को 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया, और ये राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। किसकी बात करें, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट की बात करें, जो अभी अभी हमने बात करी, ये जो एक्ट है ना 1972 वाला, ये हमने अभी बात करी वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972। लेकिन इसको राजस्थान में कब लागू किया गया प्यारे साथियों, राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में इसको लागू किया गया राजस्थान में, ओके, समझ गए। 1986 में जानवरों से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। और राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कुल क्षेत्रफल के 2.71% भूभाग पर है। दोस्तों राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना वो 7.80% भूभाग पर विस्तृत है। तो अधिक भूभाग पर क्या विस्तृत है, वो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र, और कम पर जो है वो है अभ्यारण्य। दोस्तों राजस्थान के संपूर्ण भूभाग का 2.71% की बात करें तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है, और अगर हम बात करें 7.80% पर क्या है दोस्तों, वो है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। तो याद रखना, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लॉक कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए राज्य सरकार के अधिनियम की बात करें तो कतिपय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1950, इसमें कबूतर और मोर को संरक्षण दिया गया, जिसका नाम है कतिपय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, कबूतर और मोर को संरक्षण दिया गया 1950 में। राजस्थान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 23 अप्रैल 1991 के तहत वन्यजीव बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये आप जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, उसको मतलब जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो लिख लो आप, ठीक है। फिर जो है इसमें से आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, कुछ सिलेक्शन आप भी करेंगे, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने दिया और वैसा के वैसा आपको लो, नहीं। आपको जहाँ तक लगे कि सर हम इस टॉपिक को या इस लाइन को छोड़ेंगे, ये हमें नहीं लगता कि आएगा, तो आप विश्लेषण करके बिल्कुल उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सिलेक्शन हम लोग कर ही सकते हैं, अन्यथा कोई भी एग्जाम हो सिलेक्शन हमें खुद को करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा सिलेक्शन होता है ना। तो देखिए वन्य जीव बोर्ड का गठन की बात करें 1955 में, जो वन्य जीव बोर्ड के गठन की बात करें तो हुआ था, और इस 1955 में 5 प्राचीन रियासतों के शिकारगाह को अभ्यारण्य बनाने की मांग भी करी गई थी। वो कौन से अभ्यारण्य थे, वो ये थे
रणथंभौर था, सरिस्का था, दर्रा भी था और वन विहार भी था और केसरबाग भी था। तो प्यारे दोस्तों ये 5 अभ्यारण्य थे, याद रखना। इसमें किस वाले वन्यजीव बोर्ड का गठन हुआ? जब 1955 में, और सबसे पहले ये अभ्यारण्य बनाने की मांग इसने करी थी। ओके, किसने करी? वन्यजीव बोर्ड। ठीक है, अब आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। ये आपके पर्यावरण से ही संबंधित है, इसीलिए हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 5 जून 1972 से लेकर 21 जून 1972 तक ये हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण हेतु इसका मुख्य ये उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये पहला प्रथम प्रयास था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भैया, पर्यावरण सम्मेलन करके एक हमने PDF भी प्रोवाइड करवा दिया आप लोगों को। टेलीग्राम पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप जहाँ पर जैसे टेलीग्राम पर जाओगे @ लिखकर राजस्थान क्लासेज बिना स्पेस के कंटिन्यू राजस्थान क्लासेज लिखते हैं तो आपको अपना टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है, और सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने मनाया था। दोस्तों मैं वापस रिवाइज नहीं करूंगा, आपको नोट्स बनाने हैं, तभी आप इस क्लास को सक्सेस मानेंगे, और मैं भी, ठीक है, मैं भी सक्सेस मानूंगा इस क्लास को जब तब आप इसका नोट डाउन करेंगे। अगला आता है बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें दोस्तों, कितने कहाँ पर क्या है। संचालन की बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो संचालन केंद्र सरकार करती है। उसके साथ साथ इसका कार्य क्या है? संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना, ये बायोस्फीयर रिजर्व का कार्य है। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम बात करते हैं भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं दोस्तों? 18 है। ठीक है, मैंने लेटेस्ट आंकड़े दिए हैं कोशिश करके, अगर और भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा एग्जाम से पहले। भारत में सर्वाधिक अभ्यारण्य की बात करें, कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? अंडमान निकोबार में है, जो कि 90 से भी अधिक यहाँ पर है, 90 से भी अधिक यहाँ पर अभ्यारण्य है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। आपने ये क्वेश्चन कहीं पढ़ा क्या? मेरे ख्याल से नहीं। और राजस्थान में कुल अभ्यारण्य की बात करें तो कुल कितने अभ्यारण्य है दोस्तों? 27 अभ्यारण्य है राजस्थान के अंदर। ठीक है, बाकी नॉर्मल जानकारी, राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। और बाघ अभ्यारण्यों की बात करें तो बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 4 है। और जो प्रस्तावित बाघ अभ्यारण्य वो कौन सा है दोस्तों? वो है, जो प्रस्तावित तो नहीं कह सकते, लेकिन जो संभावित है वो अब नेक्स्ट बनेगा, वो कुंभलगढ़ बन जाएगा। ओके, अब ये जो बातें हैं ना, ये वाली प्रमुख जीवों की सामान्य जानकारी, ये हम जीवों को अलग से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। बाघ के बारे में, बगेरे के बारे में, तेंदुआ के बारे में, हिरण के बारे में, गोडावन के बारे में, राजहंस, कुर्जर है ना, खरमोर, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम बात करेंगे आखेट निषिद्ध क्षेत्र की, या फिर इसको भी हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आखेट निषिद्ध क्षेत्रों की। ठीक है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ पर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। भौतिक प्रदेशों और प्राकृतिक विभाग के आधार पर वन्यजीव अभ्यारण्य का हमने वर्गीकरण इस प्रकार से करा है, जैसे कि अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य और जो भी है ये आते हैं। तो माउंट आबू आता है, जो कि सिरोही में पड़ता है। फुलवारी की नाल ये भी आता है दोस्तों, जो कि उदयपुर में पड़ता है। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में पड़ता है। जयसमंद जो कि उदयपुर में पड़ता है। सीता माता प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में पड़ता है दोस्तों, पाली में भी है ना। और टॉडगढ़ की बात करें, ये भी है जो, और जमुआरामगढ़ और नाहरगढ़ और रामगढ़ विस्तारी, ये किस में पड़ते हैं? आपके अरावली पर्वतमाला में। तो दोस्तों आपको अगर भौतिक प्रदेश याद है तो आप इसमें कोई कन्फ्यूजन वाला मैटर रखेंगे भी नहीं। क्लियर है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर चंबल एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा ये निर्मित है पठार कह लो। और बस्सी, भैंसरोडगढ़, कनक सागर, कैला देवी। कनक सागर अभ्यारण्य नहीं है, लेकिन जो इसके लिए ये जो रिजर्व है ना, ये आपका अभ्यारण्य नहीं है, याद रखना। ठीक है, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। रणथंभौर है, सवाई मानसिंह है, शेरगढ़ है, दर्रा है, जवाहर सागर राष्ट्रीय उद्यान है, चंबल घड़ियाल है। तो ये किस में आ जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। आपको याद है ना ये चारों के चारों, जैसे ये भौतिक प्रदेश, तो आप गलत नहीं करेंगे यहाँ पे। पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर केवलादेव आता है, बंद बैठा आता है और वन विहार आता है। वन विहार और बंद बैठा कहाँ पर है? भरतपुर। वन विहार धौलपुर में, बंद बैठा भरतपुर में और केवलादेव भी भरतपुर में।
और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये थार के मरुस्थल में आता है, तालछापर भी यहीं आता है, गजनेर है, भालू है, बड़ोपल है जो कि हनुमानगढ़ में है, भालू जो कि जालोर में है, गजनेर जो कि आपके गजनेर कहाँ पे है बताइए, कहाँ पर है गजनेर, और तालछापर है जैसे चूरू में है। ठीक है, तो गजनेर का आप लोग बताओ, ये अपने परसों की क्लास की रात में ही पढ़ा था। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र भी अपने थार मरुस्थल क्षेत्र में ही है। ओके, अब ये भी आपका क्लियर हो गया। अब अपन लोग और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, वन्य जीवों के आश्रय स्थल के आधार पर 1972 के एक्ट के तहत 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण्य और एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी को मद्देनजर रखते हुए वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया गया। बाघों की गणना 4 प्रकार से की जाती है दोस्तों। कैसे? एक पगमार्क पद्धति, ठीक है, एक रेडियो कॉलरिंग की पद्धति से, एक रजिस्ट्रेशन पद्धति से और एक कैमरा ट्रैप पद्धति से। तो याद रखना दोस्तों, बाघों की गणना जो है ना 4 प्रकार से की जाती है। पगमार्क पद्धति, रेडियो कॉलरिंग, रजिस्ट्रेशन पद्धति और कैमरा ट्रैप पद्धति। ये चीज़ें आप नोट जरूर कर लेना। कैलाश सांकला की बात करें, इनका जन्म जोधपुर में हुआ। इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें, द रिटर्न ऑफ टाइगर, और एक है इनकी पुस्तक द टाइगर। एक तो पहले इन्होंने टाइगर लिखी, उसके बाद इन्होंने लिखी द रिटर्न ऑफ टाइगर। ओके, इनको 1992 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। और बाघ परियोजना जो भी है ना, वो इन्हीं के प्रयासों से है आज भारत में इतनी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो क्या है। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जौहरी बाजार की स्थापना 1953 में की गई थी। और दोस्तों मैं यहीं पे एक बार फिर से एक चीज़ क्लियर करवा लेता हूँ। अगर देखिए किसी को लगता है कि मैं लेफ्ट हो जाता हूँ इस वीडियो से, तो आप हो सकते हैं बिंदास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो करी जा रही है आपके लिए करी जा रही है, मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ज़रूर सीरियसली लेके पढ़े। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ ऐसे क्वेश्चन हमें पक्का देखने को मिल सकते हैं, आपको भी लग रहा होगा ना थोड़ा बहुत, तो ज़रूर इसको आप सीरियस लेकर पढ़ें। और अगर आप लेफ्ट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपने कुछ भी नहीं देखा हो, तो ये जरूर देख लेना। राज्य का एकमात्र पक्षी जो चिकित्सालय कहाँ पर है? जौहरी बाजार जयपुर में है। इसकी स्थापना 1953 में करी गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 1972 की धारा 37 के तहत निर्माण किया गया। सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जोधपुर में दोस्तों कितने हैं? 7 है। और ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र अपन देखो, कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, और आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे प्यारे साथियों, अलग अलग टॉपिक से, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ओके, इसीलिए सर्वाधिक काले हिरण वाला आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना, वो कौन सा है दोस्तों? ये डोली धवा है, जो कि जोधपुर और बाड़मेर में विस्तृत है। जोधपुर में सर्वाधिक विस्तृत है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई जो मृगवन है ना, राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में मृगवन दोस्तों कितने हैं? 7 मृगवन है। ठीक है, तो ये हम लोग अलग अलग पढ़ें तो ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। इसमें हमने 5 ऐड करे हैं और 5 है, और देख लेते हैं ये आ गए आपके संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, चलो, तो ये अभी अपन क्लियर करेंगे इसी को भी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों, मृगवनों की बात करी जाए तो अशोक विहार जो है ना, ये हमारा कहाँ पर है? जयपुर में। अशोक विहार रट लीजिएगा, जयपुर में है, और 1986 में इसकी स्थापना करी गई। संजय उद्यान की बात करें दोस्तों, चिड़ियाघर कितने हैं? 5 है। ठीक है, याद रखना, वो भी अपन पढ़ेंगे अलग से। माचिया, देखिए संजय उद्यान की बात करें, ये भी जयपुर में, इसकी स्थापना भी 1986 में करी गई। माचिया सफारी पार्क की बात करें, ये जोधपुर में स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1985 में करी गई। ठीक है, और अमृता देवी विष्णुई जो मृगवन है ना, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में, इसकी स्थापना 1994 में करी गई। सज्जनगढ़ मृगवन की बात करें, सज्जनगढ़ मृगवन की बात करें तो ये उदयपुर में है, ये भी इसकी स्थापना 1984 में करी गई। अमृता देवी की 1994 में करी गई। पुष्कर मृगवन जो कि अजमेर में 1986 में इसकी स्थापना करी गई। और दुर्ग मृगवन जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये इसकी स्थापना 1969 में करी गई। सॉरी, तो आप इसको पढ़िए एक बार, स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
देखिए नोट करिएगा, 8वां मृगवन 12 में प्रस्तावित है। क्या आपको इससे पहले पता था? अगर था तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं था तो यहाँ से नोट करो। 8वां जो मृगवन है ना, कहाँ पर प्रस्तावित है? 12 जिले में प्रस्तावित है। देश का प्रथम राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, देश का पहला राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की बात करें तो माचिया सफारी पार्क है दोस्तों, जो कि हमारे जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ओके, ये भी चीज़ें याद रखना आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे जंतुआलय की। दोस्तों मृगवन आपके क्लियर हो गए, अब हम लोग बात करेंगे जंतुआलय। मैंने अभी आपको चिड़ियाघर बताया, खैर ये जंतुआलय के बारे में मैं आपको कह रहा था कि 5 जंतुआलय है राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो जंतुआलय के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए जंतुआलय, जयपुर जंतुआलय है, एक उदयपुर जंतुआलय है दोस्तों, और उसके बाद हमारा आता है जोधपुर जंतुआलय, और उसके बाद कोटा जंतुआलय, उसके बाद बीकानेर जंतुआलय। तो 6वां जंतुआलय कहाँ पर प्रस्तावित है? अजमेर में प्रस्तावित है। ठीक है, हमने अभी किसकी बात करी कि 12 में क्या प्रस्तावित है दोस्तों? मृगवन प्रस्तावित है 12 में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा। और चलो देखो, जयपुर जंतुआलय की स्थापना की बात करें, सबसे प्राचीन जंतुआलय यही है अपना जयपुर जंतुआलय, जो कि राम सिंह द्वितीय के समय ही इसका निर्माण हो गया था। द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। प्रजनन के सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा जंतुआलय है प्रजनन के लिए। इसे नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शामिल कर दिया गया है। घड़ियाल और मगरमच्छ के प्रजनन के लिए भी प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो जो अपने आते हैं ना डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन, जो वर्णनात्मक क्वेश्चन जो आते हैं, वैसा क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है इससे संदर्भ में। उदयपुर जंतुआलय की बात करें 1878 में ये दूसरा जंतुआलय है। वर्तमान में ये कहाँ पर है दोस्तों? गुलाब उद्यान में है, जो कि गुलाब उद्यान, इसके बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखो स्वरूप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1878 में। ठीक है, और इसी उदयपुर में अभी क्या बना है दोस्तों? क्या बना है? पक्षी उद्यान बना है। ठीक है, अब देखिए इसे सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया है, उदयपुर जंतुआलय को। किसमें? सज्जनगढ़ में। और जयपुर जंतुआलय को किस में करा? नाहरगढ़ जैविक में। तो ये दोनों जैविक उद्यान ही है, सज्जनगढ़ और दोनों। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आता है जोधपुर जंतुआलय। और जोधपुर जंतुआलय की बात करें हम लोग, तो जोधपुर में जंतुआलय जो है ये 1936 में बना था। ठीक है, और ये तीसरा जंतुआलय है। गोडाउन पक्षी के प्रजनन हेतु ये प्रसिद्ध है। माचिया सफारी पार्क में इसको भी शामिल कर दिया गया है, स्थानांतरित कर दिया। कोटा जंतुआलय, जो कि ये नवीनतम जंतुआलय है, स्थापना इसकी 1956 में हुई थी। और अगर हम बात करें बीकानेर जंतुआलय की, तो ये जंतुआलय वर्तमान में बंद है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर आप गौर जरूर करिएगा। और जो 6वां जंतुआलय जो प्रस्तावित है ना, वो है अजमेर में प्रस्तावित। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा है 22 से 23 मिनट में, इतना कुछ पढ़ा है। तो ये आप जब लिखोगे ना, तो आपके मेरे ख्याल से ज़रूर 4 से 6 पन्नों के नोट्स ज़रूर बनेंगे। तो इसको रट लेना बस। इसकी PDF भी मैं दूंगा आपको राजस्थान क्लासेस की इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट को आप लोग ज़रूर विजिट करिएगा। ये वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है ना, डाउनलोड मोर PDF। तो आप सिर्फ गूगल में जाकर, इस क्रोम में जाकर सिर्फ राजस्थान क्लासेस लिख दोगे ना, तो भी आपके। तो चलिए दोस्तों, ये कंजर्वेशन जो रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, ये हम लोग अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमारा जो था ये और एक स्लाइड रह गई थी, इसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें क्या है देखिए, गधों का प्रस्तावित जो अभ्यारण्य ये झुंझुनू में है। भालू अभ्यारण्य सुंदा माता जालोर में है। गाय का अभ्यारण्य दोस्तों आपने आज तक नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो याद रखना, बीकानेर में गायों का भी अभ्यारण्य है। मोर अभ्यारण्य दोस्तों ये भी ये जयपुर में है यहाँ पर, और झुंझुनू में भी है वैसे। ठीक है, जयपुर में तो है ही है, लेकिन झुंझुनू में भी प्रस्तावित है। ठीक है, और चीता अभ्यारण्य जो कि शाहगढ़ बल्ज, जो कि जैसलमेर में, ये भी है दोस्तों। शाहगढ़ बल्ज में चीता अभ्यारण्य नाम से है। ठीक है, और गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये है जोहड़बीड़ जो कि कहाँ पर है? बीकानेर में है। और मछली अभ्यारण्य की बात करें, मछली अभ्यारण्य है बड़ी तालाब या फिर बड़ी झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखना। भालू बचाओ केंद्र और बियर रेस्क्यू सेंटर जैसे कहते हैं, ये कहाँ पर है? ये जयपुर में खोला गया, जयपुर के नाहरगढ़ में खोला गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें याद रखोगे तभी काम बन पाएगा हमारा, अन्यथा बहुत मुश्किल है।
ये संरक्षित क्षेत्र हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो जैसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन रिजर्व, ये अभी कितने हैं, 16 है। और बाकी जो ये अपन ये पशुओं के बारे में, जो वन्यजीव पशु है ना, इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। और जो हम बात करें आखिर निषिद्ध क्षेत्र जो 33 है, इसके बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी ज़रूर करें, और इन सब को नोट्स ज़रूर बनाएं इन सब का, ठीक है। और वेबसाइट पर विजिट करके PDF वगैरह ज़रूर देखें। कोर्स कंप्लीट दे रखा है और टेस्ट सीरीज़ के लिए राजस्थान क्लासेज ऐप को